आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दबंग दरोगा की जिनके जीवन की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। उनमें कूटनीतिक राजनेता और बेबाक वक्ता के साथ साथ एक अच्छे पति की छवि भी नजर आती है। ऐसे सांसद की जिन्हें संसद में अपने हास्य शैली के लिए जाना जाता है और वे अपने शायराना अंदाज से विपक्षियों पर व्यंग बाण करके उनको भी हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ताकत जिंदगी के मोर्चे पे हार जाती है। फटे कपड़ों में तन ढाके दिखता हो जहां कोई, समझ लो वो पगडंडी आदिवासी के गांव जाती है। और गलतफहमी में हम रहे कि उत्तम खेती मध्यम बाद, निश्चित चाकरी भीख निदान। तो खेती को उत्तम समझते हुए स्कूल नहीं गए। फिर किसी ने कह दिया, हमने मान लिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। नवाब बन नहीं पाए और खराब हो गए। अगर राष्ट्रवादी नहीं बन पाए तो ऐसी एमएससी, एलएलबी, पीएचडी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट को लेके चाटेंगे क्या? मेरे को तो शर्म आती है जो ये लोग नारे लगाते हैं और जेएनयू की डिग्री लेकर के बैठे सर इस तरह से। अच्छा, जेएनयू की डिग्री लेकर के बैठ रहे हैं क्योंकि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। जो कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा गार्ड दस्ते में नेताजी की हिफाजत करते करते उन्हीं की पार्टी से सांसद बने। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जो अपनी बात सदे हुए शब्दों में कहकर विपक्षी नेताओं पर शब्दों के तीखे बाणों से प्रहार करते हैं। उनके शब्दों में मिठास के साथ साथ बहुत बड़े बड़े कटाक्ष भी होते हैं जो विपक्षी नेताओं पर बहुत भारी पड़ते हैं। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी, मुरारजी भाई, चरण सिंह जी, मधु दंडवते सब बंद कर दिए थे आपने। बादल साहब को भी, प्रकाश सिंह बादल हमारे ने, बिजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, यहां तक आते हैं। आप इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। उस दिन मालूम क्या लिखा था दुष्यंत पे कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर उस दिन आपने ये कह दिया था आज बादल हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपको जेल भेज देते हैं कि आप हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हो। मेरे गांव के एक टांगे वाले ने केवल ये कह दिया कि चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल। 19 महीने जेल में रहा था चेयरमैन सर वो। और उसी दिन मनु शर्मा जी ने, हेमंत शर्मा जी के पिताजी हैं, उसी रात उन्होंने लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी हो गई, लगता है कोई गमी हो गई। मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक में बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई। नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। अगली लाइन पे ताली बजाना कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? इसने भरे दो हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा, फिर चाटा, फिर काटा। तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते जिसको चाटते हैं फिर काटते नहीं। तो दही के धोखे में चूना चाट गया पाकिस्तान। दही के धोखे में चूना। ये वो वाला नहीं है कि पार्लियामेंट पर अटैक कर दो और कुछ हो ना। तो उन्होंने पठानकोट, हमने उरी, उन्होंने पुलवामा, तो बालकोट। तो इस बार मालूम क्या हुआ कि जो आतंकवादी मरे तो मौलाना से उन्होंने कहा कि भाई आप तो कहते हो कि जन्नत मिलती है मरने पे, हुर्रे स्वागत करती हैं। इस बार मोदी जी ने इतनी बारूद डाल दी एयरफोर्स ने कि वो जन्नत से ऊपर हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में राजनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करके अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री तक के पद तक पहुंचाया और आज वह कानून मंत्री हैं। आज ये उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक है। मृदुभाषी होने के साथ साथ कुशल वक्ता भी हैं। और वो अकलियत की बात कर रहे हैं। हाशिमपुरा और मलियाना में जब पुलिस में मेरठ में था मैंने देखा है। तुमने तो जलते हुए मकानों की कहानी ही सुनी, मेरी इन आंखों ने जलते हुए इंसानों को देखा है। वो वहां पर बैठे हैं और अकलियत की बात कर रहे हैं। इतना खराब फिरका परस्त भाषण मैंने कभी नहीं सुना, इतना हार्वर्ड में पढ़ने वाले का। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी लगमात को मत छोड़िए। 21 में 24 का खौफ नजर आ रहा है। 21 में 24 का खौफ नजर आ रहा है।
तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। और वक्ता भी क्यों ना हो, पुलिस की नौकरी, उसके साथ साथ पीएचडी और फिर पुलिस की नौकरी छोड़कर आगरा कॉलेज, आगरा के प्रोफेसर, उनकी इंटेलिजेंस उनके राजनीतिक जीवन में साफ साफ नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल की। एसपी सिंह बघेल जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी दस्ते में थे, तभी मुलायम सिंह यादव ने उनमें छुपे हुए नेता को देख लिया था और उन्हें राजनीति में आने का ऑफर दिया, और उस राजनीति में आने के ऑफर को एसपी सिंह बघेल ने स्वीकार किया। एसपी सिंह बघेल के अंदर निडरता, ईमानदारी और मेहनत के जज्बे को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 1998 में जलेसर सीट से मैदान में उतारा और एसपी सिंह बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन के पहले चुनाव में ही प्रचंड जीत से संसद भवन का रास्ता साफ किया। उसके बाद 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और साथ ही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी। 2014 में फिरोजाबाद लोकसभा से सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़ा, हालांकि वे चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाई। विधानसभा चुनाव 2017 में विधायक बने और योगी आदित्यनाथ की टीम में शामिल हुए और यहीं से इन्होंने कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर शुरू किया। एसपी सिंह बघेल को चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो और चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी अपने खेमे में रखना चाहती है। सभी पार्टियां जानती हैं कि एसपी सिंह बघेल केवल एक जिले का प्रतिनिधित्व नहीं करते, आज पूरे देश में एक अलग पहचान बनाकर जनता का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाकर उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी को जिताने को लेकर उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी को किस हद तक की ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। हम अपने कार्यक्रम राजनीतिक सफरनामा की अगली श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे थे मेरा खास कार्यक्रम राजनीतिक सफरनामा।